हेलो एवरीवन, वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम सीखेंगे टेस्टिंग के बारे में और टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनडीटी और क्यूएक्यूसी है क्या। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। जो भी मैकेनिकल बैकग्राउंड हैं वो लोग तो इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं, और साथ में क्या होता है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में डिफरेंट मैकेनिकल के सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। मैकेनिकल का जितना भी सेक्टर है आप वहां पर क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी प्लांट हो गया, पाइपलाइन हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, एरोस्पेस हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, प्रोडक्शन, मैकेनिकल का जितना भी क्षेत्र है आप वहां पर क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। हम इसके बारे में एक अलग से लेक्चर रेडी करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो ये होने वाला है कि टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एनडीटी, और एनडीटी में कितने मेथड होते हैं, कितने लेवल होते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे मेरा नाम है जावेद और आप जुड़ चुके हैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से। पहला सवाल यहाँ पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ व्हाई चूज वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट को क्यों चुने। क्योंकि वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आपको एक बेहतर ट्रेनिंग देता है, चाहे वो थ्योरी का पार्ट हो, प्रैक्टिकल का पार्ट हो, या फिर आपका इंडस्ट्रियल विजिट हो। उसके बाद में क्या होता है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होती है तो वर्ल्ड वाइड 100% आपको जॉब सपोर्ट देता है। लाइक रिफाइनरी प्लांट हो गया, पाइपलाइन हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, एरोस्पेस, यहाँ पर हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनको हम प्लेस करते हैं। और 5000 प्लस कैंडिडेट को हम अभी तक प्लेस कर चुके हैं। और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़े भी रहते हैं, बताते रहते हैं कि सर मेरा इतना सैलरी हो गया और मेरी इतनी ग्रोथ हो गई, तो थोड़ा सा खुशी होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा होने वाला है स्टार्ट, और सबसे पहला टर्म जो लिखा हुआ है टेस्टिंग। टेस्टिंग हर एक फील्ड में होती है। हर एक फील्ड का मतलब चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, तो हर एक फील्ड में क्या होती है, टेस्टिंग होती है। हम जो डिस्कस करेंगे वो डिटेल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में करेंगे। टेस्टिंग का मतलब होता है जांच करना, या फिर हम इसको परीक्षण करना भी बोल सकते हैं। टेस्टिंग को हम और भी टर्म से जानते हैं, जैसे कि टेस्टिंग को हम इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, इंस्पेक्शन, इसको हम एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, और इवेलुएशन भी बोलते हैं। चारों ही टर्म का मतलब जो होता है वो जांच या फिर परीक्षण से ही होता है। कि अगर हम बात करें जैसे सिविल इंजीनियरिंग की, तो वहां पर भी क्या होती है, टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग जो की जाती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम कहें कि डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ही की जाती है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो डिफेक्ट पे होता है, कि हमारा जो भी मटेरियल उसमें डिफेक्ट ना जाए। अगर डिफेक्ट जाएगा तो इन फ्यूचर कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। डिफेक्ट जाने की दो कंडीशन होती है, या तो हमने लापरवाही से टेस्टिंग की, या फिर हमने टेस्टिंग ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, डिफेक्ट जाएगा और इन फ्यूचर कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई फ्लाईओवर बन रहा है, वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर डिफेक्ट चला गया तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है, या फिर कोई फ्लाईओवर है वो भी गिर सकता है। उससे क्या हुआ, एक मेजर एक्सीडेंट होगा और लोगों की जान जा सकती है। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग क्यों होती है, जो भी हमारी मेडिसिन वगैरह है वो बनती है, तो उसमें केमिकल कंपोजिशन होता है कि 10% ये केमिकल है, 20% ये केमिकल है, 30% ये केमिकल है। तो उसमें क्या होता है, टेस्टिंग करते हैं कि ये जो केमिकल कंपोजिशन है इसकी जो परसेंटेज है वो इतनी इतनी है कि नहीं। अगर ऊपर नीचे हमारा जो केमिकल होगा तो उससे क्या होगा, वो लोगों तक मेडिसिन पहुंचेगी और फिर लोगों की जान वगैरह जा सकती है। इसीलिए क्या होती है, टेस्टिंग होती है, या हम कहें इंस्पेक्शन होता है, या हम कहें एग्जामिनेशन या फिर इवेलुएशन होता है।
हिंदी में हम वो बात करें, जांच या फिर परीक्षण हमें करना पड़ता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पर भी टेस्टिंग होती है, वहां पर भी टेस्टिंग इंजीनियर होते हैं। वो क्या करते हैं कि कहीं पर लूप वगैरह तो नहीं रह गया। अगर लूप वगैरह होगा तो किसी का डेटा वगैरह चोरी हो सकता है या फिर किसी का अमाउंट वगैरह उड़ सकता है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट हो सकता है, इससे भी लोगों का नुकसान हो सकता है। तो वहां पर भी क्या होते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर होते हैं। हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में करने वाले हैं। तो हमारा जो भी, जैसे कोई भी मटेरियल है, चाहे वो पाइपलाइन का मटेरियल हो या फिर हमारा रिफाइनरी हो या फिर हमारा थर्मल या कोई भी मशीन वगैरह हो सकती है, अगर उसमें डिफेक्ट जाएगा, हम पकड़ लेते हैं कि एग्जांपल पाइपलाइन का, कि हमारी पाइपलाइन है और उसमें क्या हुआ कि छोटा सा पिन होल चला गया। और हम ये भी जानते हैं कि जो पाइपलाइन है उसमें फ्लूइड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो हमारा फ्लूइड जो है वो पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है या कोई भी गैसेस हो सकती है। उससे क्या होगा कि जहां पर पिनहोल है वहां से लीकेज की प्रॉब्लम होगी। अगर कोई भी इग्निशन वहां पहुंचती है, कोई भी चिंगारी अगर वहां पहुंचती है, तो वहां पर आग वगैरह लग सकती है और वो आग धीरे धीरे पाइप के अंदर जा सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। आसपास में अगर लोग हैं तो उनकी जान जा सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और कैसे करते हैं, ईमानदारी के साथ टेस्टिंग। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्लेन का कोई पार्ट है, उसमें क्या हुआ, छोटा सा क्रैक आ गया। अब हमने क्या लापरवाही की, ये छोटा सा ही तो क्रैक है, ठीक है जाने देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आगे चल के हमारा प्लेन क्रैश कर गया। कैसे कि हमारा जो प्लेन है वो बहुत ज्यादा हाइट पे रहता है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा ओवरऑल लोड पड़ता है, जिसके कारण क्रैक ऐसा डिफेक्ट होता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि प्लेन क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो नुकसान पहुंच रहा है, साथ में क्या हो रहा है, जो नीचे हैं और ऐसी जगह पर प्लेन क्रैश किया कि वहां पर लोग हैं तो उनको, उनकी भी जान जा सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और कैसे टेस्टिंग करते हैं, ईमानदारी के साथ में टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग जो है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर शॉर्ट में हम बात करें, इसको हम शॉर्ट में डीटी बोलते हैं और इसको हम एनडीटी बोलते हैं। ये हमारा डीटी और ये हमारा एनडीटी। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, अगर हमारे मटेरियल को नुकसान पहुंचने की संभावना है या नुकसान पहुंच जाता है, ऐसी टेस्टिंग को हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारी जो बेंडिंग टेस्टिंग होती है, बेंडिंग टेस्टिंग की जो मशीन होती है उसमें हम एक मैक्सिमम लोड को सेट करते हैं और हम मटेरियल को बेंड करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में 100 पेन है, तो इन पेन को हम क्या करेंगे, बेंड करके देखेंगे। जो मशीन होगी बेंडिंग टेस्टिंग की, उसमें मैक्सिमम लोड को सेट करेंगे और उस लोड पे ये नहीं मुड़ेगा अगर इसमें डिफेक्ट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हमारा क्या हुआ कि 100 प्रोडक्ट है, 100 पेन है, ये हमने क्या किया, इसकी बेंडिंग टेस्टिंग कर रहे हैं और 90 प्रोडक्ट नहीं मुड़े और 10 प्रोडक्ट क्या हो गए, मुड़ गए। तो इसका मतलब ये होता है कि उन 10 प्रोडक्ट में क्या है, डिफेक्ट है, क्योंकि लोड तो हमने कैसा दिया, सभी को सेम दिया। ऐसे ही एक हमारी टेंसाइल टेस्टिंग होती है। टेंसाइल टेस्टिंग भी हमारी किसके अंदर आती है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर आती है। टेंसाइल टेस्टिंग में जो हमारी टेंसाइल टेस्टिंग की मशीन होती है, उसमें हम एक मैक्सिमम लोड को सेट करते हैं और हम खींच के देखते हैं। जैसे कि टेंसाइल नाम है, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। अगर प्रोडक्ट खिंच जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर डिफेक्ट है, और नहीं खिंचता है तो वो हमारा प्रोडक्ट ओके होता है। तो टेंसाइल टेस्टिंग भी हमारी किसके अंदर आती है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर हम मटेरियल की जांच कर रहे हैं और मटेरियल को नुकसान पहुंचने की संभावना है या नुकसान पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आज के समय में डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग थोड़ी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी मटेरियल है अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो फिर हमें इनिशियल पॉइंट पे जाना पड़ता है, यानी कि कास्टिंग के लिए जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि हमारा 5-6 प्रोसेस हो गए और उसमें रिवर्क करने की संभावना है कि रिवर्क कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे तो फिर रिवर्क होने की संभावना वहां पर नहीं रहती। तो इसलिए हमें फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ता है, यानी कि जो भी कास्टिंग का प्रोसेस है फिर हमें करना पड़ता है। इसलिए आज के समय में जो हमारी सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है वो कौन सी, एनडीटी। मैकेनिकल के क्षेत्र में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। क्योंकि क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग करने की एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी मटेरियल को बिना नुकसान पहुंचाए उसके अंदर के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, एनडीटी कहलाता है, या हम कहेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाता है। कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है।
अगर नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम वहां पर रिवर्क कर सकते हैं, और रिवर्क करेंगे तो क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव के कंपैरिजन में कम है। तो याद रहे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग करने की एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी मटेरियल को बिना नुकसान पहुंचाए उसके अंदर के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। यही हमारा एनडीटी कहलाता है। एनडीटी को हम दो और नाम से जानते हैं, इसको हम एनडीआई और एनडीई भी बोलते हैं। एनडीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, एनडीई का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन या फिर इवेल्युएशन। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं किसी भी इंडस्ट्री में तो क्या होता है, जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन एनडीटी करके हो, एनडीआई करके भी हो सकता है या फिर एनडीई करके भी हो सकता है। अब एनडीटी में क्या होते हैं, मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे कि पहला मेथड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है विजुअल टेस्टिंग। विजुअल टेस्टिंग को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक चीज समझ लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी मटेरियल है, मान लेते हैं ये हमारे पास में एक कोई सॉलिड मटेरियल है, इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा जो ऊपर का भाग होता है, जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम सरफेस बोलते हैं, और उसके नीचे ये हमारा सब सरफेस होता है। बाकी जितना भी ये बीच में बचता है ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक में आ जाता है। सरफेस, सब सरफेस। अब यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है कि सब सरफेस हम कितनी गहराई तक काउंट करें, तो इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से 6.25 mm तक रखा गया है कि 6.25 mm तक आप क्या है सब सरफेस काउंट कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी मटेरियल है उसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, सरफेस, सब सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक। ऊपर की जो सतह है वो सरफेस, उसके जस्ट नीचे सब सरफेस, बाकी जितना बीच में बचता है वो सब हमारा आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक। अब हम आते हैं मेथड की तरफ, विजुअल टेस्टिंग। पहला मेथड लिखा हुआ है कि विजुअल टेस्टिंग। विजुअल टेस्टिंग से हम ओनली सरफेस के डिफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और सरफेस में भी वो डिफेक्ट जो हमारी आंखें देख सकती हैं उसी कंडीशन में हम विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि विजुअल टेस्टिंग करने के लिए क्या है कि हमारी आंखों का सही होना जरूरी है, जो हमारी कहीं की आईसाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस में अगर हमारा जो डिफेक्ट है वो बहुत बारीक है, हमारी आंखें नहीं देख सकती, तो उसके लिए हम विजुअल टेस्टिंग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी और मेथड की तरफ जाना पड़ता है। तो विजुअल टेस्टिंग से हम ओनली सरफेस के डिफेक्ट को ही क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ये पेन है तो आपको पता है कि बीच में अंदर कहीं डिफेक्ट है, तो हमारा विजुअल टेस्टिंग से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। हम रोबोट थोड़ी है, इंसान है, तो ओनली सरफेस पे, जो सरफेस पे डिफेक्ट दिखाई दे सकता है उसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा एलपीटी, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो है इससे भी हम ओनली सरफेस के ही डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे सरफेस में जो डिफेक्ट है बहुत बारीक होता है, हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है, तो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एलपीटी करते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। ठीक है, तो ये याद रहे कि विजुअल टेस्टिंग से भी हम सरफेस के ही डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो विजुअल टेस्टिंग है हमारी नॉर्मल आई से ही हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, या हम कहेंगे टेस्टिंग करते हैं। एलपीटी से भी हम ओनली सरफेस के, लेकिन सरफेस में जो डिफेक्ट है बहुत बारीक होता है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एलपीटी करते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं। एलपीटी को बहुत सारे नाम से जानते हैं हम, जैसे कि एलपीआई भी बोलते हैं, पीटी भी बोलते हैं, डीपीटी भी बोलते हैं, डीपीआई भी। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मेथड वाइज क्या है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि विजुअल टेस्टिंग क्या होता है, या फिर एलपीटी, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग क्या होता है। और याद रहे कि एलपीटी जो है ये केमिकल के थ्रू क्या होती है, टेस्टिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारा होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। से हम सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे सरफेस में कहीं पर डिफेक्ट है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सब सरफेस में कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर, जैसे ये पेन है, ठीक है, ऊपर कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सब सरफेस में जो कि गहराई है 6.25 mm की डेप्थ तक कहीं पर भी डिफेक्ट है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, यानी कि 6.25 mm की गहराई तक कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर और भी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि जो हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है हम हर एक मटेरियल पर नहीं कर सकते, एमपीटी जो है ओनली फेरस मटेरियल पे कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे एलपीटी में रहता है कि नॉन पोरस मटेरियल पे हम कर सकते हैं। तो हम जब मेथड वाइज एक एक
टॉपिक को या एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारी सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में हम एक्सरे वगैरह कराने के लिए जाते हैं, ये हमारे मैकेनिकल फील्ड का क्या है, एक्सरे है, जिसको हम टेक्निकल फील्ड में क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग से हम हमारे मटेरियल में सरफेस में डिफेक्ट है या फिर सब सरफेस में डिफेक्ट है या फिर वॉल्यूम में कहीं पर भी डिफेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे मटेरियल में कहीं पर भी डिफेक्ट है, तो आरटी के थ्रू यानी कि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाता है, लड़के पूछते हैं कि सर जब आरटी से हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो क्यों हम एलपीटी कर रहे हैं, क्यों फिर हम एमपीटी कर रहे हैं, डायरेक्ट आरटी कर लेते हैं। तो क्या होता है कि एलपीटी, एमपीटी और आरटी के कंपैरिजन में क्या होता है कि आरटी कॉस्टली रहता है। अगर हम क्वालिटी इंजीनियर हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और क्वालिटी बेहतर बननी चाहिए। जब हमारा काम एलपीटी और एमपीटी से चल जा रहा है तो हम वहां पर आरटी नहीं करेंगे, क्योंकि एलपीटी और एमपीटी की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, उसके कंपैरिजन में आरटी की कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से भी हम सरफेस, सब सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक तीनों ही जगह के डिफेक्ट को यूटी से भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। आरटी हमारा क्या रहता है कि आरटी में हमारी एक्सरे की मशीन होती है और हमारा कैमरा वगैरह होता है। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसको पूरी तरीके से समझेंगे। अल्ट्रासोनिक जो टेस्टिंग है, मेडिकल फील्ड में जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वैसे ये हमारे मैकेनिकल फील्ड का अल्ट्रासाउंड है, जिसको टेक्निकल टर्म में हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बोलते हैं। तो हमारे मटेरियल के अंदर सरफेस में, सब सरफेस में या वॉल्यूम में कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सवाल बन जाता है कि आरटी से भी हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, यूटी से भी हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कहाँ पर हम आरटी करेंगे, कहाँ पर हम यूटी करेंगे। तो देखिए दो रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है मटेरियल की रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। मटेरियल अगर हमारा रफ सरफेस वाला है या फिर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो उस केस में हम यूटी नहीं कर पाते, क्योंकि यूटी का एक मेजर कंपोनेंट होता है प्रोब, जिसको हम सर्च यूनिट भी बोलते हैं। तो प्रोब को मूव कराने के लिए हमें प्लेन सरफेस चाहिए होता है। अगर रफ सरफेस है तो हमारी एक्यूरेसी सीधे 0 हो जाती है। तो प्लेन सरफेस होगा तभी हम यूटी कर सकते हैं। अगर हमारा रफ सरफेस है या कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल तो वहां पर हम यूटी नहीं कर सकते, वहां पर फिर हमें कहां जाना पड़ेगा, आरटी की तरफ। दूसरा क्या है कि हमारा जो सरफेस है वो प्लेन है, हम यूटी भी कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे आरटी कराना है, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करेंगे या हम कहेंगे आरटी करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा आरटीएफआई, रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन। जो हमारे आरटी सर्टिफाइड होते हैं, जो भी टेक्नीशियन है वो क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर साथ में आरटीएफआई भी कर रखे हैं तो वो फिल्म का इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मेडिकल फील्ड में क्या होता है, जो टेक्नीशियन होते हैं वो हमारा एक्सरे कर देते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जिसके पास में आरटी का सर्टिफिकेशन है वो टेस्टिंग कर सकता है, और वो अगर आरटीएफआई भी है तो वो इंटरप्रिटेशन यानी कि रिपोर्ट भी दे सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि हमारा एडी करंट टेस्टिंग हो गया, या फिर हमारा एकॉस्टिक एमिशन हो गया, या फिर हमारी ये लीक टेस्टिंग हो गई। ऐसे ही हमारा पीएयूटी होता है, टीओएफडी होता है, एमएफएल होता है। हम एक एक मेथड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्म लिखा हुआ है लेवल्स, कि एनडीटी में लेवल्स कितने होते हैं, तो सामने लिखे हुए हैं। एनडीटी में जो हमारे लेवल होते हैं वो 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा लेवल 1 होता है वो ओनली टेस्टिंग कर सकता है, जो लेवल 2 होगा वो टेस्टिंग कर सकता है प्लस मटेरियल को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। ये अथॉरिटी किसके पास में होती है, लेवल 2 के पास में। लेवल 1 के पास में ये अथॉरिटी नहीं होती है। लेवल 1 टेस्टिंग करेगा और वो किसके पास में आएगा, लेवल 2 के पास में आएगा,
और बोलेगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और जो लेवल 2 है वो देखेगा कि ट्रस्टेड बंदा है तो वो वैसे ही क्या है कि अपने साइन वगैरह कर देता है, और लगता है कि उसको नहीं मतलब ये देखने लायक है मटेरियल, तो वो वहां पर मटेरियल के पास जाके देख के और उसके बाद में जो भी है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। लेवल 3 जो होते हैं वो टेस्टिंग कर सकते हैं, प्लस मटेरियल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, प्लस ये प्रोसीजर भी बनाते हैं। प्रोसीजर एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको टेस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो जो प्रोसीजर है वो कौन बनाते हैं? लेवल 3 बनाते हैं, या हम कहें कि लेवल 3 बनाते हैं। ठीक है, तो लेवल 3 क्या बनाएंगे? प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर को लेवल 2 और लेवल 1 क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। किसी केस में ऐसी कॉम्प्लिकेशन चीजें हैं कि वहां पर लेवल 2 और लेवल 1 जो है वो मिलके डिफेक्ट को नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उस केस में लेवल 3 जो होते हैं वो जाते हैं और देखते हैं चीजों को। तो उन्होंने जो प्रोसीजर बनाया होता है उस प्रोसीजर को वो भी क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लेवल 1 की ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लेवल 2 की ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लेवल 3 की ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये आपको क्लियर होगा कि जो लेवल 1 है वो ओनली टेस्टिंग कर सकता है, लेवल 2 जो है वो टेस्टिंग प्लस एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास में अथॉरिटी होती है कि वो फेल या पास कर सकता है। लेवल 3 जो होते हैं वो टेस्टिंग कर सकते हैं, मटेरियल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, और साथ में ये प्रोसीजर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि कौन लोग लेवल 1 कर सकते हैं, कौन लेवल 2 कर सकते हैं, कौन लेवल 3 कर सकते हैं। तो जिसकी क्वालिफिकेशन 10th है और 18 प्लस है वो लेवल 1 कर सकता है, वो लेवल 2 नहीं कर सकता। लेवल 2 करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, और वो भी साइंस स्ट्रीम में, तब आप लेवल 2 कर सकते हैं। बाकी आपकी प्लस क्वालिफिकेशन जो भी हो, चाहे डिप्लोमा कर रखे हैं, बीटेक कर रखे हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वो डायरेक्ट लेवल 2 कर सकते हैं। लेवल 3 कौन कर सकता है? जो लेवल 2 सर्टिफाइड है और उसके बाद में उसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, फिर वो लेवल 3 का एग्जाम दे सकता है। अगर कोई बीटेक होल्डर है तो वो डायरेक्ट भी लेवल 3 का एग्जाम दे सकता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो बिना लेवल 2 के सर्टिफिकेशन के वो जॉब नहीं कर पाता। तो इसलिए जो बीटेक होल्डर भी है उसको भी लेवल 2 करना ही पड़ जाता है, और उसके बाद में वो लेवल 3 का एग्जाम दे सकता है। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, रोल, ऑपरेटर, टेक्नीशियन, एक्सपर्ट, की टास्क, परफॉर्म टेस्ट एज इंस्ट्रक्टेड। और अगर लेवल 2 की बात करें, परफॉर्म्स, इंटरप्रेट्स एंड रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट। लेवल 3 की बात करें तो ये एक्सपर्ट हैं, डेवलप, प्रोसीजर, सर्टिफाइज पर्सनल। और जो लेवल 3 होते हैं वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं लेवल 2 और लेवल 1 को, और यही क्या करते हैं? सर्टिफाइड करते हैं जो भी हमारे लेवल 2 और लेवल 1 रहता है। सुपरविजन रिक्वायरमेंट वर्क्स अंडर लेवल 1, 2 और 3। ठीक है, में सुपरवाइज लेवल 1 वर्क्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि जो एनडीटी है उसका एप्लीकेशन क्या है। एनडीटी के अगर एप्लीकेशन की बात करें, मैकेनिकल का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी सेक्टर है, वहां पर 100% एनडीटी होता ही होता है। जैसे कि आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर में चाहे वो रिफाइनरी प्लांट हो, पाइपलाइन हो या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, तो वहां पर एनडीटी 100% होता ही होता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री, चाहे वो हमारा हेलीकॉप्टर बनता हो या फिर प्लेन बनता हो या कोई जेट बनता हो, वो सब हमारे किस में आते हैं? एरोस्पेस में आ जाते हैं। तो एरोस्पेस में भी 100% एनडीटी होता ही होता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जितना भी हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वहां पर भी क्या होता है? एनडीटी होता है। अधिकतर वहां विजुअल टेस्टिंग होती है, लेकिन वहां पर भी विजुअल टेस्टिंग भी किसका मेथड है? एनडीटी का मेथड है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मेथड है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग, तो वहां पर भी एनडीटी होता है। ठीक है, शिप बिल्डिंग एंड मैरीन इंडस्ट्री, जो भी हमारे पानी वाले जहाज हैं, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है? हमारा एनडीटी होता है और 100% एनडीटी होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन, तो यहाँ पर भी एनडीटी होता है। रेलवे इंडस्ट्री में भी क्या होता है? हमारा एनडीटी होता है। और हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस, एरोस्पेस की तो हमने बात कर ली, तो डिफेंस का जितना भी हमारा सेक्टर है उसमें भी क्या होता है? एनडीटी 100% होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने चीजें जो सीखी, हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है
इसमें हमने सीखा कि टेस्टिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव। लड़के क्या करते हैं कि एनडीटी के बारे में तो बहुत अच्छे से पता रहता है, लेकिन उनसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एनडीटी एनडीटी पढ़ते पढ़ते वो ये भूल जाते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है। तो याद रहे कि आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक टेस्टिंग करने की एक टेक्निक होती है। जब हम किसी भी मटेरियल को टेस्ट करते हैं या जांचते हैं या परीक्षण करते हैं तो उसको नुकसान पहुंचने की संभावना होती है या नुकसान पहुंच जाता है, ऐसी टेस्टिंग को हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। ऐसे ही हम एनडीटी को ऑलरेडी बता रखे कि क्या होता है, ये भी एक टेस्टिंग करने की टेक्निक है जिससे हम किसी भी मटेरियल को बिना नुकसान पहुंचा उसके अंदर के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। यही हमारा एनडीटी कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आपको एग्जांपल के लिए दो हमने एग्जांपल दे दिए, बेंडिंग टेस्टिंग और टेंसाइल टेस्टिंग का। ऐसे ही हमने एनडीटी में आपको मेथड के बारे में बताया कि कितने मेथड होते हैं और बेसिक चीज़ें भी हमने सीखी, और कितने लेवल होते हैं एनडीटी में, क्या एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें ओवरव्यू दिया है कि क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड क्या है, और हम जो पहला मेथड स्टार्ट करेंगे वो एलपीटी करेंगे, लिक्विड पेनिटेंट टेस्टिंग करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही हम बात करेंगे और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।